गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर? ओ हाँ, क्योंकि सर पता है ना, आप सबके लिए मैं टोटल 100 क्वेश्चन का एक मुहिम चलाया हूं सर, जो आप सबको मालूम भी है ना। देखिए, टोटल आप सबसे मैंने वादा किया है सर, और मैंने आप सबको उम्मीद दिया है, और ये उम्मीद को सच में करना है सर, सच। क्योंकि आप सबको पता है कि सर मैंने टोटल 100 क्वेश्चन का आप सबके बीच वादा किया है, और मैंने आपको बोला है कि लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो साइंस का ये 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा। अब इसको सच करना है, ये 100% सच करना है सर। 100 क्वेश्चन 100% सच करके आप सबके बीच दिखाना है, जिस तरह से मैंने सर पिछले साल मैंने आप सबका जलवा रिजल्ट दिया, इस बार भी इस तरह से जलवा रिजल्ट देना है। क्योंकि अब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो इधर उधर चक्कर में सर। हाँ, सीधे मैं आपको अपनी दुनिया में लेकर के चलता हूं सर। आज हमारा साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन का आज हमारा तीसरा क्लास है सर, और तीसरा क्लास में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्यूशन होगा सर। क्योंकि आप सबको मैंने 2 क्लास में 5-5 क्वेश्चन सोल्यूशन कराया हूं, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन उधर हो गया सोल्यूशन, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसमें आपको 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन सोल्यूशन करवाऊंगा सर। और सबसे पहली बात है कि जिन लोगों को ये सारे वीडियो नहीं देखे सर, इसका पिछले 2 क्लास का वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और दूसरी बात है ना सर, कि अगर इसको अगर पूरा आप अगर चाहते हैं कि हमारा पूरा लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। वो लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम पे आपको क्या क्या सर्च करके मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और जिनको नहीं मालूम है सर, वो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना @संदीप। क्या सर्च करना है सर? @संदीप 7295, और इसे ज्वाइन कर लेना है सर। ज्वाइन करने के बाद आपको सब सारा PDF मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है, सबसे पहली बात है ना सर, कि आपके एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट पहले कुछ जाएगा। क्या जाएगा तो सब समझिएगा सर, वह विशेष बोलेंगे जेल भोगवा देगा ना रे। अब देख रहे मोहतरमा का, हाँ, एक और मुहिम है कि सर मैथ में टोटल सर 80 क्वेश्चन का आप सबके मैंने बीच वादा किया सर, जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। 2 नंबर वाले टॉप 80 क्वेश्चन करवा रहा हूं सर, उससे भी बाहर में एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए सर सारे क्लास को अटेंड करना, और 5 नंबर वाले 50 क्वेश्चन कराऊंगा सर, उसका भी क्लास डेली चलेगा, ठीक ना। आना सर। आज की क्वेश्चन की दुनिया से मुलाकात करते सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो सर, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा सर। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो करना तो पड़ेगा, तभी तो इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और इससे पहले कि सबको शेयर कर दो, वरना ये जादू ना खुलेगा रे। हाँ, देखना भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना सर, कभी 5 नंबर में भी पूछता है, कभी 3 नंबर और 2 नंबर में भी पूछता है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय में पूछेगा तो इसका जवाब कितना में देना, ठीक ना। और ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय का है, ठीक ना। दीर्घ उत्तरीय का एक क्वेश्चन है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा ना 5 नंबर में, तो इसमें फिगर भी बनाना पड़ेगा, और ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना। आना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? कहता है ना कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। अरे भाई रे भाई, का पूछ दिया। देख, ऑब्जेक्टिव में पूछता, ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लियर करना है ना। कहता है सर दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो है ना सर, इस पे पहले चर्चा करो। फिर कह रहा है इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। अगर इतना बोलेगा तो वो लघु उत्तरीय में बोलेगा, ठीक ना। अब देखो सर, एक्चुअल में दीर्घ दृष्टि, ये जो दीर्घ है ना, ये दीर्घ का मतलब होता है दूर दृष्टि। क्या सर? दूर दृष्टि, ठीक ना। दीर्घ दृष्टि को ही हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा, नहीं समझोगे जाओगे खोपचा में। अब देखो, दीर्घ कहे चाहे दूर कहे, है ना, तो दीर्घ दृष्टि दोष चाहे दूर दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दोष क्या है, इसे दूर करने लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं। देखो, एक्चुअली में दीर्घ दृष्टि दोष जो है ना सर, दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का ही वस्तु दिखाई देता है, लेकिन पास का वस्तु दिखाई नहीं देता है। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया मोहतरमा? देखना भाई, देखो सर, थोड़ी सी आज मैं एनर्जेटिक कम हूं सर, क्योंकि मैंने सब एनर्जी लॉस कर दिया सुबह सुबह वाला क्लास में, ठीक ना। अब देख, लेकिन तू सबको देखते थे टू जेटिक ही एनर्जी आ जाता है, ठीक ना। हाँ, तो सर पूछा क्या कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो दीर्घ दृष्टि दोष वो है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो कंडीशन है सर, अब इसको थोड़ी सी अपनी भाषा में लिखेंगे कैसे। कहता है सर, क्या यहां से आंसर है, ठीक ना, कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त, युक्त मतलब पीड़ित व्यक्ति ना। कहता है मैं कैंसर से पीड़ित हूं, मतलब युक्त हूं,
मैं टीबी बीमारी से युक्त हूँ, मैं भुलक्कड़ बीमारी से युक्त हूँ, मैं चर्चित से युक्त हूँ, है ना सर। अब देखो तो कहेगा युक्त मतलब सर पीड़ित, ठीक ना। तो कहता है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, कोई व्यक्ति दूर वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। क्या कर सकता है सर? नहीं देख सकता, नहीं देख पाता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। यहां पर लिख लो, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। यहां से लिख लो, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। अब देखो यहां से को क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर कर देना। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर दो, ठीक ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? तो दीर्घ दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। गुरुजी युक्त नहीं बोले हैं। अरे सर बाखले इतना दिमाग में रख ना रे, तो साइंस के भाषा में है, हम अपना परिभाषा बना दिए। तू अलग परिभाषा बनाना चाहता तो अलग परिभाषा बना करके लिख दो, लेकिन वो परिभाषा का सेंस होनी चाहिए कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। आना तो कहता है सर इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो आप देखो इन्हें देखो। अच्छा ये क्या है सर? आपका ये दीर्घ है ना। अच्छा अब देखो सर, ये दीर्घ दृष्टि दोष है सर, और एगो क्या होता है सर? निकट दृष्टि दोष। दुई एगो दोष होता है ना, एगो दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, फिर जरा दृष्टि दोष, यानी बाइफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष, अच्छा दीर्घ तो कहे तो उत्तल, ठीक ना, निकट कहे तो अवतल लेंस से खत्म किया जाता है, ठीक ना। अच्छा देखो इधर, ये कई अक्षर, एक अक्षर दो अक्षर, अरे कई अक्षर, एक अक्षर दो अक्षर, तो तीन अक्षर से खत्म होगा। ये कई अक्षर, एक अक्षर तीन, एक अक्षर दो अक्षर तीन अक्षर, तो ये चार अक्षर से खत्म होगा। एक दो तीन चार होगा ना। तो जितना अक्षर है सर उससे वो आगे बढ़ जाना है। कितना? दीर्घ 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 दो, तो उत्तल तीन को से खत्म होगा। निकट निकट तो अवतल चार को से खत्म होगा सर। इसलिए अब नीचे लिखना है सरकारा, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, ठीक ना। अब देखो नीचे ऑब्जेक्टिव लिख लो, नीचे एक दो ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। देखो इधर, दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, नीचे लिखो इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। आना यहां पर देखो, दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बना देता है, ठीक ना। आगे एक और यहां से ऑब्जेक्टिव लिख लो, उत्तल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी। अभिसारी दिखाई नहीं दे रहा रे, रुक, अभिसारी लेंस है। देखो क्लियर यहां तक, ठीक ना। तो देखो ये क्वेश्चन यहां से यहां तक का क्वेश्चन का भाषा यहीं तक था, लेकिन ये दोनों तुमको स्टेपनी में दे दिए, ठीक ना। यार इन्हें ब्रेक लगा तो इन्हें घप से ना मार देना। कहता ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, ना पूछो मेरी इरादा क्या है, अभी तो सफर शुरू हुआ है, पूरा अंजाम बाकी है ना सर। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन है सर। हाँ, और देखने से लग रहा होगा क्योंकि अभी उसका पूरा आंसर भी नहीं हुआ, सिर्फ अभी धातु का यहाँ से आंसर हुआ, अभी धातु का आंसर नहीं हुआ सर। इतना भी और लिखेंगे, पहले इसको समझा देते हैं तभी ना अगला लिखेंगे। हाँ सर, सबका दिमाग लौट रहा होगा, देखो हमारे साथ सबको बोलना होगा सर। हाँ एक बार बोलो सर। देखो इधर कह रहा धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्मों को लिखे। क्या करे सर? देखो सर, ये दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा और 5 नंबर में पूछेगा, यानी एक क्वेश्चन अब आपको 5 नंबर दिलाएगा सर, ठीक ना। थोड़ी सी सर प्यास लग गया ना, जाने पानी का थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाने लग रहा है, पानी कम पिए ना। चलिए आइए सर, देखिए थोड़ा सा गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है ना सर, धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्मों को लिखे।
5 नंबर में है तो सर 5-5 पॉइंट दोनों को लिखना है। धातु का भी 5 पॉइंट लिखना है और अधातु का भी 5 पॉइंट लिखना है, ठीक ना। तो मेरा आंसर अब यहां से शुरू होता है, कहता है धातु और अधातु के भौतिक गुण निम्न है, मतलब बहुत सारा है, निम्न है मतलब बहुत सारा है, ठीक ना। अब 1 नंबर में पहले धातु का लिख देता हूं, किसका सर, पहले यहां से मैं किसका लिखता हूं, धातु का लिख देता हूं, फिर मैं अधातु का लिख दूंगा, ठीक ना सर। तो अब देखो धातु का धात्विक पहला कौन सी गुण है सर, धात्विक गुण है। धात्विक चमक पहला कौन सा चमक है, दो गुण है सर, धात्विक चमक पहला कौन सा गुण है, बोलो पहला कौन सा गुण है, धात्विक चमक। धातु का पहला कौन सा गुण है, धात्विक, हाँ धातु का पहला कौन सा गुण है, धात्विक चमक, जिसमें क्या होता है सर, जो प्रत्येक धातु का एक अलग अलग क्या होता है सर, चमक होता है, ठीक ना। तो प्रत्येक धातु का अपना धात्विक चमक होता है, कच्ची होता है सर, प्रत्येक धातु का अपना धात्विक चमक होता है, बिल्कुल राइट, वेरी गुड, है ना। तो कहता है धात्विक चमक पहला क्या सर, पहला गुण क्या, धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या है सर, तो प्रत्येक धातु का एक अपना अपना धात्विक चमक होता है सर, जिससे इसे पहचानने में क्या होता है सर, सुविधा होती है। फिर से मेरे साथ बोलना, धात्विक चमक, तो प्रत्येक धातु का एक अपना धात्विक चमक होता है, जिससे धातु को पहचानने में आसानी होती है, ठीक ना। दूसरा का आंसर तरफ आना सर, दूसरा क्या, कठोरता क्या है सर, एक बार अपने मन से बोलना, कठोरता क्या है सर, कठोरता क्या है सर, कठोरता क्या है सर, कठोरता क्या है सर, कठोरता आना सर। कहता है कठोरता, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातु कैसे होती है सर, कठोर होती है, अगर ये मास्टर वही चीज हम जानते हैं। तो धातु सामान्यतः कठोर होती है। आयरन एल्युमिनियम तथा कॉपर काफी कठोर धातुएं हैं। सबसे कठोर धातु कौन कौन सा है, तो आयरन एल्युमिनियम कॉपर, आयरन एल्युमिनियम कॉपर, आयरन एल्युमिनियम कॉपर, आयरन एल्युमिनियम कॉपर। सबसे कठोर धातु कौन है, तो आयरन एल्युमिनियम कॉपर, जिसे चाकू से नहीं काटा जाता है, ये भी दिमाग में रख लेना, ठीक ना। आना तो क्या है सर, तो आपका सबसे कठोर धातु कठोर होती है सामान्यतः, कठोरता क्या है, तो धातु सामान्यतः कठोर होती है। देखो यहाँ पर वही डैश से मार ले, ठीक ना। आता तो धातु सामान्यतः कठोर होती है, आयरन एल्युमिनियम तथा कॉपर काफी कठोर धातुएं हैं, इन्हें चाकू से नहीं काटा जाता है। हाँ अगला तीसरा क्या मोहतरमा, आधात वर्धता। तीसरा क्या है सर, आधात वर्धता। क्या है सर, आधात वर्धता, तो धातु को पीट कर, हथौड़े से पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, तो ये क्या कहलाता है, आधात वर्धता कहलाता है। क्या कहलाता है, आधात वर्धता। आधात वर्धता क्या है सर, तो धातु को हथौड़े से पीट कर पतला चादर बनाया जाता है, वो धातु का यही गुण आधात वर्धता कहलाता है। तो आधात वर्धता क्या है सर, डिफिनेशन में पूछता है, इसका परिभाषा भी पूछता है। परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे कि आधात वर्धता से आप क्या समझते हैं, तो आधात वर्धता से यही समझते हैं कि धातु को हथौड़े से पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है, यही गुण धातु का आधात वर्धता कहलाता है ना सर। क्या कहलाता है, एक बार आधात वर्धता क्या कहलाता है, आधात वर्धता। हाँ तो कौन वर्धता, आधात वर्धता। धातु का हथौड़े से पीटकर क्या पतला चादर बनाया जाता है, धातु का यही गुण क्या कहलाता है, आधात वर्धता कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आना सर, 4 चौथा पॉइंट की तरफ आना। चौथा पॉइंट कर रहा है उष्मीय चालकता, थोड़ी सी सर उष्मीय के साथ ये चालकता यहाँ पर ले लेना, ठीक ना। उष्मीय यहाँ पर चालकता ले लेना है, मेरी बातों को सुन, देखो ये उष्मीय है ना, इसी के साथ नीचे क्या लिखना सर, यहीं पर ले लेना उष्मीय चालकता लिख लेना, एकदम सटले लिखना चालकता। क्या लिखना, चालकता, ठीक ना। तो उष्मीय चालकता चौथा पॉइंट क्या, उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता में होता क्या है, तो धातु के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। यहां पर ले लेना, नीचे पहले लिखो, यहां पर चौथा पॉइंट में ले लेना, सही कर लेना कि उष्मीय चालकता क्या है, तो उष्मीय चालकता में धातु के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। धातु के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, वही क्या कहलाता है सर, उष्मीय चालकता कहलाता है, ठीक ना। विद्युत चालकता क्या है, तो विद्युत चालकता क्या है, तो धातु के तार द्वारा विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत चालकता। मेरी बात तो आपकी जहन्नू तक गई, नहीं गया होगा, हमारा मालूम है, शरबत उरार के जैबे नहीं करेगा ना, जो नहीं एनर्जी बड़ी कम मिल रहा है सर, आना सर थोड़ी सी। हाँ उसमें क्या है सर, तो धातु के एक सिरे को गर्म करने पे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, वो कहलाता है क्या सर, उष्मीय चालकता। विद्युत चालकता क्या है, तो धातु के तार द्वारा विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है,
उसे क्या कहलाते हैं? विद्युत चालकता। अधात्वर्धता मालूम है कि हथौड़े से पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है, यही गुण को अधात्वर्धता कहलाते हैं। कठोरता क्या है? तो धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम तथा कॉपर काफी कठोर धातु इसे जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है। सोडियम वोडियम को चाकू से काटा जाता है, ठीक ना। धात्विक चमक क्या है सर? तो धात्विक चमक प्रत्येक धातु का एक अपना धात्विक चमक होता है, जिससे इसे पहचानने में क्या होता है सर? सुविधा होती है, ठीक ना। अब देखो सर, यहाँ से यहाँ मिटाना है, फिर अब किसको लिखना? आ धातु को लिखना है। तो आ धातु क्या बोलता है? थोड़ा सा इसको तरफ आना अपनी दुनिया में। चलिए सर आइएगा, देखिए कर दूसरा पॉइंट क्या है सर? आधातु। अब क्या लिखना है सैया जी, सैया जी? अब देखो सर क्या है सर, अब आधातु का कैसा गुण है? तो आधातु का भी 5 को गुण लिखना है सर। पहला गुण क्या है सर? आधातु ऑक्साइड प्रदान करती है। सिंपल बात है भाई, आधातु क्या प्रदान करती है? ऑक्साइड प्रदान करती है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, आधातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होती है। एक सेकेंड, हाँ सर, आना ही नहीं। तो आधातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होती है, ठीक ना। ये गौर करना सर। आधातु क्या प्रदान करती है? ऑक्साइड प्रदान करती है। एक बार बोल हमारे साथ, रे बोल ना। आधातु क्या प्रदान करती है? ऑक्साइड। आधातु क्या प्रदान करती है? आधातु क्या प्रदान करती है? हाँ, आधातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होता है सर? निम्न होता है। आधातु के गलनांक और क्या क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, ठीक ना। अगला तीसरा नंबर पॉइंट, आधातु जल में अल्फ घुलनशील होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक ना, कि आधातु जल में कैसी घुलनशील होती है? तो अल्फ घुलनशील होती है। आधातु कहाँ? जल में कैसी घुलनशील होती है? तो अल्फ घुलनशील होती है। आधातु जल में कैसी घुलनशील होती है? तो अल्फ घुलनशील होती है, ठीक ना। अगला चौथा पॉइंट कहता है आधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। सिंपल बात है सर, आधातु में धात्विक चमक नहीं होता। अब हमरा कहेगा नो कि तू दुल्हा जैसा नहीं लग रहा है सरवा, हम टीचर बने तो दुल्हा जैसा कहाँ लगेंगे रे? सिंपल बात है ना भाई, हमको भी कोई कहेगा कि तू दुल्हा जैसा ना लग रहा है, हमको अभी दुल्हा बनना है सरवा। दुल्हा बनेंगे आज न कल। हंस गया तू सब। अच्छा बनेंगे कि ना बनेंगे? अच्छा हंसने वाला, हम में हार्मोन की कमी है यार जो हम नहीं बनेंगे। हंस जाता है तू सब, बेवकूफ सब। रुक, हाँ हाँ, तो आधातु में धात्विक चमक नहीं होती है सर। अगला 5वां पॉइंट, अधिकतर आधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये नोट कर लेना, अधिकतर आधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ आधातुएं ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो इधर सर, ठोस अवस्था में, नीचे ले लेना, ठोस अवस्था में पाया जाता है सल्फर आधातु, ठीक ना। और द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन आधातु, ठीक ना। गौर कर लेना, ये दोनों नहीं लिख लेना, ये दोनों लिख लो सर, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ना सर कि कौन से आधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो सभी मतलब करीबन धातु आधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन कहेगा कौन से आधातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर आधातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन आधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये चीज लिख लो, ठीक ना सर। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए दोनों क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दोनों का दोनों बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक ना। आना, पहला क्वेश्चन का आंसर कि वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। अच्छा अब देखो इधर, वाष्पो उत्सर्जन क्रिया जो है सर वो पौधे के लिए क्या महत्व है, पौधे में इसका अहम भूमिका क्या होती है। तो पौधे में जो इसका अहम भूमिका होती है, पहला तापक्रम को लेकर के होती है ना। पहला क्या होता है? तापक्रम को लेकर के होती है। तो पौधे में वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधे में निम्नलिखित भूमिका है, क्योंकि सर जब तक पौधे में अगर वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा ना तो पौधे जरखोर मर जाएगा। क्या हो जाएगा? जरखोर मर जाएगा। क्या होगा? जरखोर मर जाए। क्या होगा? बोलो सब, जरखोर। इतने कस के मत बोलना, घर में तो घर में तो हल्का हो जाएगा, जहाँ बोलेगा मर जाएगा। मम्मी ने चिल्ला, ए पापा चिल्ला, भाई चिल्ला, बहन चिल्ला, सब चिल्लाने लगेगा। क्या हो, मर जाएगा बात बोल रहा है। हाँ, तो इसलिए सर देखो, इसलिए सर एकदम कंडीशन से लेकर के काम करना है सर, ठीक ना। स्लो स्लो बोलना, ऐसा ना कि ईयरफोन लगा लेना, कान में खूब कस के बोलना। आइएगा, कहता है सर क्या कि वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है सर। तो वाष्पो उत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व जो है सर, यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। पौधे में तापक्रम क्या करता है सर? संतुलन बनाए रखता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है किसके कारण? तो वाष्पो उत्सर्जन क्रिया के कारण, ठीक ना।
तो पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है किसके कारण, तो वाष्प उत्सर्जन के कारण। तो पहला क्या सर, यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। दूसरा क्या है सर, क्या वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधे के जड़ों से चोटी तक जल का निश्चित धारा बनाए रहती है। ठीक ना, फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा। कारण वाष्प उत्सर्जन के ही कारण पौधे के जड़ों से, कहां से, जड़ों से चोटी तक जल का निश्चित धारा बनाए रहती है। जैसे देखो इधर, ये सर ये पौधा है, ठीक ना, ला 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 ला, ये पत्ती है सर, ये बड़ा पौधा है, ठीक ना, ये पत्ता है। अब यहाँ से सर जाएगा यहाँ तक, तब ना वहाँ पे पत्ते हरे होंगे, क्लोरोफिल मिलेगा इसको सर। और जब तक यहाँ जल का संतुलन इस पत्ते तक पहुँच भी नहीं करेगा, तब तक ये पत्ता हरा कैसे दिखेगा, ना दिखेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, फिर कट जाएगा नहीं तो इसलिए कहता है सर, वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधे के जड़ों से चोटी तक जल का निश्चित धारा बनाए रहती है। आना 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शोषण और दहन में दो अंतर लिखिए। थोड़ी सी सर आज मेरा एनर्जी कम रहेगा क्या रहेगा, एनर्जी कम रहेगा। शोषण और क्या, दहन में दो अंतर लिखे। अच्छा, शोषण क्या है सर, दहन क्या है, थोड़ी सी गौर करना। तो शोषण और दहन में निम्नलिखित अंतर है सर, लेकिन एक तरफ शोषण लिखना है, दूसरी तरफ क्या लिखना है, दहन लिखना है। तो शोषण का पहला, यह जैव रासायनिक एवं कर्मागत प्रक्रिया है, ठीक ना, यह जैव रासायनिक एवं कर्मागत प्रक्रिया है या भौतिक रासायनिक अभिक्रिया जो अचानक होती है, ठीक ना। ये क्या है सर, ये जैव रासायनिक एवं कर्मबद्ध प्रक्रिया है, ठीक ना, लेकिन यह भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है, या कोशिकीय स्तर पर होती है, ठीक ना। या किस पर होती है, कोशिकीय स्तर पर होती है, लेकिन यह कोशिकीय स्तर पर नहीं होती है सर। तो ये कहाँ पे होती है, तो ये कोशिकीय स्तर पर होती है और ये कोशिकीय स्तर पे नहीं होती है, ठीक ना। तो शोषण का पहला आंसर कि यह जैव रासायनिक एवं कर्मबद्ध प्रक्रिया है या भौतिक रासायनिक अभिक्रिया एवं अचानक होती है, यह कोशिकीय स्तर पर होती है या कोशिकीय स्तर पे नहीं होती है, ठीक ना। गौर करना सर। देखो सर, आज एक और क्वेश्चन करवाऊंगा सर, आज भी आपको 5 क्वेश्चन करा दूंगा सर। 2-3 दिन से क्लास बंद थी सर, इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्लास कराना ही होगा। तो आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या ना, तो बोलिए ना जी। चलिए आइएगा सर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना। अब देखो सर, बहुत ही मजेदार टॉपिक है सर, अगर इसको पढ़ाया जाता ना तो बहुत ही मजा आता, लेकिन ये सर बात तो क्वेश्चन के रूप में आया है तो इसको क्वेश्चन के रूप में इसको जवाब देना है, ठीक ना। लेकिन सर कहा जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है सर, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाता है सर, और इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन सर इसका मैं सीधे डिफिनेशन की ओर चलूंगा, क्योंकि वो डिफिनेशन ही हमसे पूछा तो डिफिनेशन ही बताऊंगा, ठीक ना। आना कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है सर क्या कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब देखो सर, इसको कैसे समझूं, जो लोग पढ़ा होगा सर वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे इसके बारे में, ठीक ना। कहता है सर क्या कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र सर, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने वाली घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसके कारण, तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं सर, ठीक ना। इसी से हम समझते हैं सर। तो आज तक का क्लास इतना ही सर, और फिर कल की क्लास में मुलाकातें करते हैं सर, और महाधमाकेदार के साथ इसका कल की क्लास में सर इसका उद्घाटन होगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इसका तीसरा क्लास खत्म हो चुका है सर। चौथा क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से चलूंगा, क्योंकि इसमें 15 तक क्वेश्चन कर दिया हूं, और सर मैथ का 80 टॉप 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले 50 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है सर। तो आप देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। और थोड़ी सी सर आज हमारी उतना एनर्जेटिक नहीं थे सर जितना एनर्जेटिक होनी चाहिए सर, इसके लिए माफ़ी। और कल की क्लास में मुलाकात करते हैं सर, तब तक आप देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।